हाइब्रिडाइजेशन पे। हाइब्रिडाइजेशन का ये थर्ड लेक्चर है, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ। तो थर्ड लेक्चर में हम बेसिकली बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ करके हम किस तरीके से बॉन्ड लेंथ पे हम देख सकते हैं, बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट रहेगा हाइब्रिडाइजेशन का, बॉन्ड ऑर्डर पे क्या इफेक्ट रहेगा, या फिर उसके बाद बॉन्ड एंगल जो बनता है, बॉन्ड एंगल पे किस तरीके से हम क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। और कुछ वो केसेस देखेंगे जहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन का जो फॉर्मूला लिखते हैं, काफ़ी ज़्यादा बुक्स में दिया रहता है या फिर काफ़ी ज़्यादा टीचर्स पढ़ाते हैं, तो वो फॉर्मूला कहाँ पे हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा, जहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा कि हम वहाँ पे किस तरीके से पता करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन हमारी क्या होने वाली है। तो शुरू करते हैं। पहले मैं फॉर्मूला ही लिखता हूँ। जो फॉर्मूला हमारा रहता है स्टेरिक नंबर बराबर रहता है 1/2 v प्लस m माइनस a प्लस c। यहाँ पे v होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। जो हमारा सेंट्रल एटम रहेगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मतलब उसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। m हमारा होता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट साइड एटम्स, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट साइड एटम्स। अब मोनोवैलेंट साइड एटम्स कौन से होते हैं? मोनोवैलेंट साइड एटम्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है? मोनोवैलेंट साइड एटम्स है। O2 जो है, O2 हमारा दो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो वो हमारा मोनोवैलेंट साइड एटम नहीं होगा। सॉरी, ऑक्सीजन जो है वो दो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो वो हमारा मोनोवैलेंट साइड एटम नहीं होगा। ए क्या होता है हमारा? एनायनिक चार्ज। अगर हम कोई भी मॉलिक्यूल कह रहे हैं तो उस पर एनायनिक चार्ज कितना है, वो हमारा क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा। सी हमारा क्या कहलाता है? कैटायनिक चार्ज। सी क्या कहलाता है? कैटायनिक चार्ज। सी क्या कहलाता है? तो अब हम देखते हैं, मान लो कोई भी अगर हम एक फॉर्मूला ले तो वहां पे किस तरीके से लगेगा। तो मान लो हमने एक नॉर्मल ले लिया CH4। तो CH4 में फॉर्मूला किस तरीके से लगेगा? तो स्टेरिक नंबर हम यहाँ से कितना निकालेंगे? देखो 1/2 कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4 माइनस मोनोवैलेंट एटम, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन टोटल कितने लगे हुए हैं? सॉरी, हाइड्रोजन कितने लगे हुए हैं? 4। तो प्लस कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। और जब स्टेरिक नंबर 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन हमारी कितनी हो जाएगी? sp3 हो जाएगी। एक s 3 p, तो टोटल काउंट कितना हो गया? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी? sp3 हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा स्टेरिक नंबर अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी। वैसे अगर स्टेरिक नंबर 2 निकल के आता है तो sp हो जाएगी। स्टेरिक नंबर 3 है तो sp3 हो जाएगी। स्टेरिक नंबर अगर 5 निकल के आता है तो sp3d हो जाएगी या फिर dsp3 हो जाएगी। sp3d या फिर dsp3 डिपेंड करेगा, क्योंकि देखो sp3d हाइब्रिडाइजेशन तब होने वाली जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। dsp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारी तब होगी जब स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। तो वो सारी चीजें हम उतना डिटेल नहीं जा रहे हैं, बस मैं अभी बता रहा हूँ। दूसरी चीज क्या है कि जब स्टेरिक नंबर हमारा एक्सीड कर जाएगा 6 से, एक्सीड कर जाएगा 6 आगे, मतलब अगर स्टेरिक नंबर हमारा ग्रेटर देन 6 हो जाए तो वहां पे फिर हमारा ये फॉर्मूला हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर स्टेरिक नंबर 6 से ज्यादा आ जाए, मतलब अगर मान लो कहीं पे 7 साइड एटम्स लगे हुए हैं या फिर वहां पे स्टेरिक नंबर किसी भी तरीके से अगर 7 आ रहा है, तो फिर वहां पे हम क्या करते हैं कि वहां पे हम इस तरीके से फिर नहीं जाते हैं। वहां पे फिर हमें उसकी ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी, हमें उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर वहां से हम पता कर सकते हैं कि किस तरीके से उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनने वाली है। तो उतना खैर हमारे स्कोप में भी नहीं है, उतना ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है। तो दूसरी चीज़ क्या है कि चलो एक तो लिमिटेशन ये होगी कि स्टेरिक नंबर अगर 6 से ज़्यादा है तो फिर वहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी लिमिटेशन कहाँ पे आ जाती है कि अगर मान लो मैं CH4 को ही फ्री रेडिकल बना दूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या बना दूँ CH3 फ्री रेडिकल बनाऊँ, ठीक है, तो CH3 फ्री रेडिकल के केस में अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे अब अगर स्टेरिक नंबर निकालो तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? 1/2। देखो CH3 फ्री रेडिकल किस तरीके से, ये एक फ्री रेडिकल यहाँ पे हो गया, ये क्या हो गया? फ्री रेडिकल हो गया। लोन पेयर नहीं है, मैंने बस एक ही इलेक्ट्रॉन बनाया था, हमारा क्या हो गया? फ्री रेडिकल। ये एक हाइड्रोजन, ये हमारा दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी भी कितने हैं? यहाँ पे 4 है। कार्बन के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है, अभी भी 4 है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन इसके ये रहे, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन अभी भी कार्बन कितने थे? 4 ही थे। लेकिन जो साइड एटम्स थे वो कितने हो गए? 3। अब कैटायनिक चार्ज और एनायनिक चार्ज तो होता नहीं है फ्री रेडिकल, समझ में आ रही है कि सिंपली एक इलेक्ट्रॉन ही है ना, तो कोई
पॉजिटिव चार्ज नहीं कोई क्या है नेगेटिव चार्ज। लेकिन अब यहाँ पे अगर स्टेरिक नंबर हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 और 3 7 और 7/2 हमारा कितना निकल के आने वाला है 3.5। तो 3.5 हमारा क्या हो जाएगा ये ऑड नंबर निकल के आ रहा है। और जब ऑड नंबर निकल के आएगा तब फिर वहां पे हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारी क्या होगी। तो फ्री रेडिकल के केस में या फिर हम ये बोले जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होंगी, कैसी स्पीशीज होंगी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होंगी। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के केस में ये चीज डिसाइड करना मुश्किल है कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की भी हाइब्रिडाइजेशन के लिए अलग से कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स पर भी हम बात करते हैं कि हम ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की हम हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो पहला जो रूल है, पहला रूल ये कहता है कि साइड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। कैसे एटम होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, तभी जो हमारा फ्री रेडिकल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर साइड एटम्स में नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो फिर हाइब्रिडाइजेशन में फ्री रेडिकल हमारा पार्टिसिपेट नहीं करता है। जैसे कि क्या कह रहा हूँ, मान लो हमने एक फ्री रेडिकल लिखा CH3 फ्री रेडिकल और दूसरा हमने क्या लिख दिया CF3 फ्री रेडिकल। अब अगर इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन देखें तो देखो कार्बन का मैंने फिर से वही बोला था कि इस तरीके से क्या बन जाएगा, इसके ज्योमेट्री बनेगा। ज्योमेट्री हमने मान लो इस तरीके से इसकी ज्योमेट्री कुछ बन रही थी। CF3 के केस में हमने क्या बोला कि ज्योमेट्री इस तरीके से बन रही है, इस तरीके से ज्योमेट्री बन रही है। अब देखो है क्या कि अगर साइड एटम्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ फ्री रेडिकल इन हाइब्रिडाइजेशन, फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ फ्री रेडिकल इन हाइब्रिडाइजेशन। तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन यहाँ पे ये आ जाती है कि साइड एटम्स क्या होने चाहिए? साइड एटम्स should be more electronegative। साइड एटम्स कैसे होने चाहिए? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या आती है? There is absence of lone pair on central atom। सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है हमारा कार्बन है, तो सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है, साइड एटम हमारे क्या होने चाहिए? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए। अब देखो जरा यहाँ पे दोनों ही कंडीशन हमारी क्या होगी? सेटिस्फाई। तो अब टोटल काउंट कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी कितनी हो जाएगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखो तो साइड एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है इससे ज्यादा, तो जब साइड एटम इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो ये बात क्लियर हुई। तो जो CH3 फ्री रेडिकल बनेगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है? sp2 होती है। और जो CF3 फ्री रेडिकल होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है? sp3 होती है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के केस में ये बात ध्यान रखने वाली है कि वहां पर क्या देखेंगे कि साइड एटम कैसे हैं प्लस उस पर कोई लोन पेयर है या नहीं है। ठीक है, तो वहां से हम फिर पता कर सकते हैं कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी। एक चीज और आती है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं NO2, क्या लिख दूं? NO2। तो NO2 के केस में हमें पता है कि देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। अब अगर हम नाइट्रोजन को बनाने चाहें NO2 तो एक क्या बन जाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है। अब एक यहाँ पे क्या बचा? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, फिर से वही चीज हो गई। अब देखो नाइट्रोजन की यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जब ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो 1 2 3, क्योंकि नाइट्रोजन के पास अब कोई लोन पेयर भी नहीं है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अब होता क्या है कि अगर साइड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और अगर ये फ्री रेडिकल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसके मोस्टली चांसेस होती है डाइमराइज हो जाता है। क्या हो जाता है? डाइमराइज हो जाता है। डाइमराइज होने का मतलब क्या है कि ये एक और NO2 मॉलिक्यूल के साथ में क्या कर लेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरीके से कर लेगा? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाता है इस तरीके से, और ये क्या बन जाएगा? तो NO2 जो है, NO2 जो हमें मिलता है किस फॉर्म में मिलता है? N2O4 के फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है? N2O4 के फॉर्म में मिलता है। ठीक है यार, बीच में मत बोला करो, जो बनाना बना दो, हम क्या जाने।
तो जो हमारा जो बनेगा क्या बनेगा N2O 4 के फॉर्म में डाइमराइज हो जाता है। तो अब ये बात ध्यान रखना कि फ्री रेडिकल के केस में हम किस तरीके से यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तो चीज ये हो गई। अब हम क्या देखेंगे कि कुछ और केसेस देखते हैं जहाँ पे हमारा वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा वो होगा हमारा ड्रैगो मॉलिक्यूल के भी केस में। ड्रैगो मॉलिक्यूल बताया था, ड्रैगो मॉलिक्यूल मैंने क्या बोला था, जिनके केस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती थी क्योंकि उन्हें रिक्वायरमेंट ही नहीं होती थी हाइब्रिडाइज करने की। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ H2S, तो H2S के केस में अगर हम स्टेरिक नंबर निकालें तो स्टेरिक नंबर यहाँ पे कैलकुलेट करो 1/2 सल्फर का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, मोनोवैलेंट एटम्स 2 हो गए, तो यहाँ पे कितनी निकल के आने वाली है 6 और 2 8, और ये हम कितना निकली 4। तो यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन इनके अकॉर्डिंग कितनी निकल के आ रही है sp3। अब sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर ये कहते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है 190 डिग्री 28 मिनट। लेकिन अगर हम H2S के केस में बॉन्ड एंगल देखने जाए तो ये लगभग 95 डिग्री के कुछ आसपास होता है। तो यहाँ से ये बात क्लियर है कि जब एंगल 95 डिग्री के आसपास और यहाँ से प्रेडिक्टेड एंगल कितना निकल कर रहा है 190 डिग्री 28 मिनट, तो सीधी सीधी बात है कि H2S के इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही है। तो जो ड्रैगो मॉलिक्यूल होंगे, कैसे मॉलिक्यूल होंगे हमारे ड्रैगो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके केस में हमारी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है और उनके केस में हमारा जो फॉर्मूला है वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा केस कब बनेगा जहाँ पे फॉर्मूला हमारे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मान लो अगर मैंने ये लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो अगर अब मैं बोलूँ कि यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं एप्लीकेबल हो पाएगा? क्योंकि जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आ जाएंगे, अब हम स्टेरिक नंबर किस तरीके से निकालेंगे, हमारे पास कोई चांस ही नहीं, क्योंकि ये भी है ये भी है ये भी 21 कार्बन के लिए निकालना है। तो जब 2 या 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम्स हो जाएंगे तो वहां पे भी फिर हम हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहाँ पे हम अपने ही तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे देखो टोटल बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं इस कार्बन के, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 1 कार्बन कार्बन का बॉन्ड, टोटल बॉन्ड कितने हो गए 4। जब 4 बॉन्ड हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया sp3 हो गया। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में, क्योंकि डबल को भी हम कितना, क्योंकि हम सिग्मा बॉन्ड को ही कंसीडर करते हैं, पाई बॉन्ड को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो 1 2 3 यहाँ पे कितने हो गए 3 बॉन्ड। जब 3 बॉन्ड हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी sp2। सेम केस इस कार्बन के केस में 2 हाइड्रोजन के साथ में 1 कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, टोटल बॉन्ड कितना हो गया 3। यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी sp2 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे स्ट्रक्चर बनाओ, ज्योमेट्री बनाओ, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। तो एक ये तरीका हो गया हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का। ठीक है, दूसरा जो है, दूसरा जहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है हमारा फॉर्मूला, वो होता है हमारे ट्रांजिशन मेटल के केस में। किनके केस में? ट्रांजिशन मेटल से केस में। ट्रांजिशन मेटल से केस में अगर मैं यहाँ पे लिख दूं KMnO4, क्या बोलूँ मैं यहाँ पे KMnO4, तो यहाँ पे मैग्नीज की हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये कहाँ चला जाएगा डी ब्लॉक में, और डी ब्लॉक में ये एक तरीके से हमारा क्या है ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। और ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स के केस में हम अलग से ही पढ़ते हैं, वहाँ पे रूल्स अलग हैं, वहाँ पे थ्योरीज क्या हैं अलग हैं, वहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारी किस तरीके से निकल के आने वाली है। समझ में आ गई बात? तो ट्रांजिशन मेटल के केस में भी हमारा फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैं ये लिख दूँ K2Cr2O7, क्या लिख दूँ मैं यहाँ पे K2Cr2O7, तो K2Cr2O7 KMnO4 इन दोनों के ही केस में हमारा फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो देखो मैंने क्या क्या बोल दिया, स्टेरिक नंबर अगर ग्रेटर देन 6 आ जाए तो वहाँ पे हमारा फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरी चीज क्या बोली, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो वहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा मैंने क्या बोला कि अगर हमारा ड्रैगो मॉलिक्यूल है जिनके केस में हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही थी, जहाँ पे p ऑर्बिटल पहले से ही काफी ज्यादा दूर पे है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता ही नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन नहीं है तो फिर हाइब्रिडाइजेशन की वहाँ पे जरूरत पड़ी नहीं। ठीक है, तीसरा मैंने फिर उसके बाद मैंने क्या बोला कि जहाँ पे हमारा 2 या 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम्स हो जाएंगे, तो जब 2 या 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम्स हो जाएंगे तो वहाँ पे हमारा फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। फिर मैंने क्या बोला कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके केस में भी हमारा फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि इनके लिए हम अलग से ही थ्योरीज पढ़ते हैं, वहाँ से जाके हम कैलकुलेट करते हैं कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगी। तो वो अभी हमारे सिलेबस की बात नहीं है, तो वो हम जाके 12th क्लास में पढ़ते हैं डी ब्लॉक में। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी जहाँ पे हमारा फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइसोस्ट्रक्चरल और आइसोज्योमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स की। किनकी बात करेंगे? आइसोस्ट्रक्चरल और आइसोज्योमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स की।
आइसो स्ट्रक्चरल और आइसो, देखो बहुत सारे बच्चों को इस बात की कंफ्यूजन रहती है कि सर ये दोनों तो एक ही होता है, सच है स्ट्रक्चर की बात करें या फिर ज्योमेट्री का कहते हैं सर दोनों एक ही चीज होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो आइसो स्ट्रक्चर में जो हम कंपैरिजन करते हैं किसका करते हैं, शेप का करते हैं। किसका कंपैरिजन करते हैं, शेप का करते हैं। और आइसो ज्योमेट्रिकल की जब हम बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, ज्योमेट्री की बात करेंगे। क्या देखेंगे, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री। तो जिन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री क्या होगी, सेम होगी, जिनकी ज्योमेट्री क्या होगी, सेम होगी, वो मॉलिक्यूल्स हमारे क्या कहलाएंगे, आइसोज्योमेट्रिकल कहलाएंगे। और जिन मॉलिक्यूल्स का हमारा शेप कैसा होगा, सेम होगा, वो मॉलिक्यूल्स हमारे क्या कहलाएंगे, आइसोस्ट्रक्चरल कहलाएंगे। तो आई थिंक आइसोस्ट्रक्चरल और आइसोज्योमेट्रिकल एक तरीके से क्लियर हो गया। जिनकी ज्योमेट्री सेम वो हमारे क्या कहलाएगा, आइसोज्योमेट्रिकल, और जिनका शेप सेम वो हमारे क्या कहलाएगा, आइसोस्ट्रक्चरल। तो अब ये कंफ्यूजन दूर कर लो कि शेप और ज्योमेट्री में अंतर क्या होता है। तो मैं दोबारा से एक ही एग्जांपल लिख देता हूँ फिर से। तो अगर मैं अमोनिया की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, NH3। अब मैं कहता हूँ NH3 का ज्योमेट्री क्या होगा, तो NH3 के ज्योमेट्री के लिए हम किस तरीके से बनाएंगे, ये हो गया लोन पेयर, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये हमारा क्या हो गया, तीसरा हाइड्रोजन। तो इसकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री इसकी क्या निकल के आती है, टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर हम इसके शेप की बात करते हैं तो शेप के केस में मैंने ये बनाया एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये हमारा क्या था, तीसरा हाइड्रोजन। तो मैंने कहा था जब हम शेप बनाते तब हम लोन पेयर को वहां पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब इसका जो शेप बन जाता है कैसा बन जाता है, पिरामिडल शेप बन जाता है। कैसा बन जाता है, पिरामिडल। तो ये डिफरेंस होता है ज्योमेट्री और शेप में, कि शेप में हम लोन पेयर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं और इसमें हम ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, और शेप क्या हो गया इसका, पिरामिडल शेप। अब इसके आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज हमें देखनी, तो अगर हम इसके केस में आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज देखें तो हमारे पास क्या हो सकती है, CH4 हो सकता है। क्या हो सकता है, CH4। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हमने क्या किया, दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे हमने क्या किया, तीसरा हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गए, आइसो ज्योमेट्रिकल हो गए। इसी के साथ में हम यहाँ पे H2O को भी जोड़ सकते हैं। अगर हम H2O की ज्योमेट्री की बात करें तो H2O की जो ज्योमेट्री होती है उसकी ज्योमेट्री भी क्या होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। H2O की ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। तो ये तीनों आइसो ज्योमेट्रिकल तो हैं, आइसो ज्योमेट्रिकल है, लेकिन आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि इनका शेप अलग अलग होता है। इसका शेप कैसा होता है, वी शेप होता है, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, बेंड शेप कहते हैं। इसके केस में हमने बात कर लिया पिरामिडल होता है। CH4 के केस में ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या होता है, सेम होता है। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। ज्योमेट्री और शेप दोनों का ही क्या होता है, टेट्राहेड्रल। इसका वी शेप, इसका पिरामिडल, इसका क्या होगा, टेट्राहेड्रल शेप रहेगा। अब हम देखते हैं कि अमोनिया के साथ में कौन सा हमारा यहाँ पे आइसोस्ट्रक्चर यहाँ पे बन सकता है। तो आइसोस्ट्रक्चर में मैंने क्या बोला कि जिनका शेप सेम हो। शेप सेम के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं XeO3। क्या लेते हैं, XeO3। अब देखो जरा, ज़ेनॉन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ज़ेनॉन एक नोबल गैस है। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन कितने कनेक्ट किए, 3। तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ज़ेनॉन का, क्योंकि बॉन्डिंग के लिए एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो 8 में से कितने इलेक्ट्रॉन्स चले गए, 6। तो बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे, लोन पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे और 3 हमारे क्या बनेंगे, यहाँ पे लोन पेयर बनेंगे। सॉरी 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे तो और एक हमारे यहाँ पे क्या बनेगा, लोन पेयर बनेगा। तो टोटल काउंट कितना हो गया, 4 हो गया। तो ज़ेनॉन के केस में ठीक है। अब ज़ेनॉन का अगर हम शेप बनाए तो शेप किस तरीके से बनेगा, यही बनने वाला है फिर से भाई। तो NH3 और XeO3 एक दूसरे के कैसे आइसोस्ट्रक्चरल भी है, आइसोज्योमेट्रिकल भी है। आइसोस्ट्रक्चरल क्यों है, क्योंकि इन दोनों का शेप भी क्या बनता है, पिरामिडल बनता है। और आइसोज्योमेट्रिकल भी क्यों है, क्योंकि इन दोनों की ज्योमेट्री क्या होती है, सेम होती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम अमोनिया CH4 और H2O की बात करें तो ये सारे के सारे आइसोज्योमेट्रिकल है। कैसे हैं, आइसोज्योमेट्रिकल है, लेकिन आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, क्योंकि इन सबका शेप क्या होता है, अलग अलग होता है। अब हमने यहाँ पे क्या लिया था, H2O लिया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिया, CH4, ये क्या लिया था, NH3। तो इस तरीके से अब यहाँ पे मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि आइसोस्ट्रक्चरल और आइसोज्योमेट्रिकल हमारा क्या होता है। जिनकी ज्योमेट्री सेम वो आइसोज्योमेट्रिकल, और जिनका शेप सेम वो हमारा क्या कहलाएगा, आइसोस्ट्रक्चरल कहलाएगा। तो इसलिए हर एक मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री और शेप हमें आना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स देखना, ठीक है। और उनमें फाइंड करने की कोशिश करना है कि कौन सा आइसोज्योमेट्रिकल हो सकता है, इसका कौन सा इसका आइसोस्ट्रक्चरल हो सकता है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं कि वेस्पर थ्योरी से हम किस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं या फिर हम हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम किस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ जो है उनमें किस तरीके से वेरिएशन हो सकता है। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करना चाहूंगा कि मान लो हमने यहाँ पे लिखा है CH2F2 हम बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बनाने की कोशिश करते हैं? CH2F2, एक हाइड्रोजन, ये हो गया दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे एक फ्लोरीन और ये हमारे क्या हो गया फ्लोरीन। अब देखो जरा यहाँ पे करना क्या है तो समझो जरा उस चीज को। फ्लोरीन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये बात समझ में आती है। फ्लोरीन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने साइड खींचने की कोशिश करेगा, समझ में आ रही बात। कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला फ्लोरीन भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट करेंगे तो इस एरिया में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन की वजह से जो अभी तक ये दूर दूर थे, समझ में आ रही बात। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी तो सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से यहाँ पे रिपल्शन क्या होंगे, कम होंगे। तो जब रिपल्शन कम होंगे तो मान लिया हमने यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा था, अल्फा, यहाँ पे हमने एंगल मान लिया बीटा और यहाँ पे हमने एंगल मान लिया गामा। कितना एंगल माना, गामा, ठीक है। मैंने क्या बोला, फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस क्या होंगे, कम होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस कम होंगे तो इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ऑर्बिटल्स कम दूर जाएंगे। और जब ऑर्बिटल्स कम दूर जाएंगे तो एक दूसरे के पास ज्यादा आएंगे, और जितना एक दूसरे के पास आएंगे एंगल उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे कम एंगल कौन सा होने वाला है, अल्फा होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक फ्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन अट्रैक्ट करेगा, फ्लोरीन अट्रैक्ट करेगा। लेकिन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। तो अल्फा से ज्यादा एंगल कौन सा होने वाला है, बीटा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन केस में अगर हम देखें तो दोनों के ही केस में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। तो यहाँ से जब कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है जितनी होनी चाहिए। यहाँ पे रिपल्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब रिपल्शन ज्यादा होगा तो जो गामा है वो बीटा से क्या होगा, बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, गामा होगा, फिर बीटा होगा, फिर क्या होगा, अल्फा होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा थोड़ी बहुत, तो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इन केस ऑफ फ्लोरीन बॉन्ड्स। समझ में आ रही बात। तो फ्लोरीन बॉन्ड्स के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से रिपल्शन कम, जब रिपल्शन कम तो एंगल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अल्फा होता है वो कम रहता है, फिर बीटा, फिर गामा। इतना ज्यादा मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि 10 से 15 कोई डिग्री और चेंज आ जाएगा, लेकिन हाँ 1 या फिर 1.5 डिग्री का थोड़ा बहुत चेंज यहाँ पे आ जाता है एंगल्स के बीच में, ठीक है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे एंगल्स में बोलते हैं अल्फा बीटा गामा कि इनमें कंपेयर करके बताओ कौन सा एंगल बड़ा कौन सा एंगल छोटा, तो यहाँ पे फिर हम फर्दर कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, मान लो एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। हमने क्या ले लिया, NH3 ले लिया और एक हमने क्या ले लिया, NF3 ले लिया। एक NH3 और दूसरा क्या ले लिया, NF3। अब मैं पूछूंगी यहाँ पे एंगल किसके केस में ज्यादा, किसके केस में कम। यहाँ पे फिर से वही होने वाला है, क्या होने वाला है, यहाँ पे हमने एंगल मान लिया अल्फा, कितना मान लिया, अल्फा, और यहाँ पे एंगल कितना मान लिया, बीटा मान लिया। देखो फिर से वही चीज है, फ्लोरीन यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट करेगा तो बीटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है नाइट्रोजन के केस में, समझ में नहीं। देखो नाइट्रोजन से ज्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो अब बीटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अल्फा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। फिर से वही चीज है। तो अगर अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो बॉन्ड एंगल होता है, क्या होता है हमारा बॉन्ड एंगल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता था, परसेंटेज एस कैरेक्टर की। ये चीज हमने देखी थी, क्यों देखी थी, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। हम कैसे कह रहे हैं, देखो हाइब्रिडाइजेशन हमने क्या पढ़ा था, S sp2, फिर क्या पढ़ा sp3। sp के केस में एंगल कितना था, 180 डिग्री। sp2 के केस में एंगल कितना था, 120 डिग्री। और sp3 के केस में एंगल कितना था, 109 डिग्री, 28
मिनट। तो जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होता है बॉन्ड एंगल उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है। जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होता है बॉन्ड एंगल उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है। अब देखो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर भी क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। तो जो फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन क्या करेगा, परसेंटेज एस करेक्टर ऑफ सेंट्रल एटम को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा होता तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, परसेंटेज एस करेक्टर जो होता है सेंट्रल एटम को उसी कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो जो चीज मैंने बोली थी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जब परसेंटेज एस करेक्टर को डिक्रीज कर देता तो बॉन्ड एंगल हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखो डायरेक्टली बोलने के लिए मैं ये बोल सकता था कि बॉन्ड एंगल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है, परसेंटेज एस करेक्टर। तो फिर वहां से तुम्हें चीजें समझ में नहीं आती। पहले मैंने तुम्हें समझाया कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, उसके बाद मैंने तुम्हें डायरेक्ट बोल दिया कि जो बॉन्ड एंगल होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसको होता है, परसेंटेज एस करेक्टर के। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, साइड में हमारा क्या लगा होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा तो परसेंटेज एस करेक्टर सेंट्रल एटम का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब सेंट्रल एटम का परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज कर जाएगा तो एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, वहां पे कम हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं कि जहां पे हम बात किसी करेंगे बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल वहां पूछ लिया जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन दोनों में से किसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है। तो यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर क्या है, यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर हाई है और यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर क्या है, लो है। समझ में आ रही है बात। और वो भी किसका होता है, परसेंटेज एस करेक्टर सेंट्रल एटम का होता है। क्लियर हो गई ये चीज। तो बॉन्ड एंगल से यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है। अब हम क्वेश्चन किस पे देखते हैं, बॉन्ड लेंथ पे देखते हैं कि इसका बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो परसेंटेज एस करेक्टर क्लियर कर लेना। एफ जो है वो हमारा परसेंटेज एस करेक्टर ऑफ सेंट्रल एटम में क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो ये स्टेटमेंट मैं अभी यहीं पे लिखे रहने दे रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट समझाने की कोशिश करूंगा। देखो जरा, जो बॉन्ड लेंथ जो हमारा होता है, बॉन्ड लेंथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, परसेंटेज एस कैरेक्टर के, परसेंटेज एस कैरेक्टर के। तो जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर के। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जरा, मान लो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बनाया। क्या बनाया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे मैंने एक फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, दूसरा फ्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लो इसकी बॉन्ड लेंथ को हम कितना कह रहे हैं, D1, और इसकी बॉन्ड लेंथ को हम कितना कह रहे हैं, D2 कह रहे हैं। और अब मैं पूछूं कि D1 बड़ा होगा या D2 बड़ा होगा, तो देखो जरा, यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा बॉन्ड लेंथ उतनी क्या होगी, कम होगी। समझो जरा बात को, परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है बॉन्ड लेंथ उतनी ही क्या होती है, कम होती है। देखो जरा, अब यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर जब कम है तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। ये बात समझ में आ गई होगी। देखो फ्लोरीन ही लगाया मैंने, फिर से वही एग्जांपल एक तरीके से लिखा हुआ है। तो अब अगर मैं पूछूं तो D1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बोला कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, बॉन्ड लेंथ। परसेंटेज एस कैरेक्टर अभी हमने देख लिया, ठीक है। अब समझो जरा, बॉन्ड लेंथ और परसेंटेज एस कैरेक्टर का लेना देना क्या है। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखूं, खैर ये वाला एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब मैं यहाँ बोलूँ, अगर मान लो ये हमने बॉन्ड लेंथ मान ली D1 और ये हमने बॉन्ड लेंथ कितनी मान ली, D2। अब मैं पूछूं D1 बड़ा होगा या D2 बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जाएंगे। देखो जरा, यहाँ पे इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है, एक कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड को हम सिंगली काउंट करेंगे, और दो हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड, तो टोटल नंबर कितना हुआ, 3। हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, sp2। लेकिन यहाँ पे अगर हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, sp3। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp2। तो जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना निकल के आने वाला है, 33.33%। क्योंकि टोटल ऑर्बिटल कितनी है, 3 ऑर्बिटल है, 3 में से अगर एक ऑर्बिटल s है तो परसेंटेज कितना आएगा, 33.3। क्योंकि 3 नंबर में से अगर एक नंबर आता है तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, 33.33%। यहाँ पे एक s है, 3 p है, टोटल कितने हैं, 4। अब 4 में से अगर एक नंबर आएगा तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, 25%। तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 25%। अब देखो जरा,
परसेंटेज एस करेक्टर जब ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। अब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा, और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। तो जब अब D2 ग्रेटर देन किसके होगा, D1 के होगा। समझ में आ रही है बात? देखो अगर अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरीके का टाइप बन रहा है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, या फिर डबल है सिंगल बॉन्ड है, तो वहां पे हम हाइब्रिडाइजेशन देख लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन हम परसेंटेज एस फैक्टर देखेंगे। अब परसेंटेज एस फैक्टर से हम पता करेंगे किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, किसकी बॉन्ड लेंथ कम। अगर कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल बनता है जहां पे साइड एटम्स अलग अलग हैं, तो साइड एटम्स में हम फिर ये देखेंगे कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव जितना साइड एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो क्या करेगा, परसेंटेज एस फैक्टर को उतना ही ज्यादा कम करेगा। समझ में आ रही बात? और जितना ज्यादा परसेंटेज एस फैक्टर को कम करेगा, उतना ही ज्यादा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पे क्या होगा, क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं दोबारा से बोलना चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज करके दोबारा से इसे एक बार देखना, तो आपको फिर से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ सकता है ये समझना, ठीक है। तो उसे एक बार दोबारा से रिपीट करके वीडियो को दोबारा से देखना। तो ये बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल वाले क्वेश्चंस भी यहाँ से आ सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन इस तरीके से रहेंगे। अब हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड और जो लोन पेयर होता है उसका बॉन्ड एंगल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। डबल बॉन्ड और जो हमारा डबल बॉन्ड बने, ट्रिपल बॉन्ड बने, या फिर कई केसेस से बन सकते हैं जहाँ पे लोन पेयर रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, तो एक नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम पहले हमने क्या बनाया, PF3 बनाया, क्या बनाया, PF3 बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरा क्या बना देते हैं, चलो PCl3 सबने पढ़ रखा होता है, PCl3 कर देते हैं ऐसे। एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, एक क्लोरीन, यहाँ पे दूसरा क्लोरीन, और ये हमारा क्या हो गया, तीसरा क्लोरीन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, PCl3 और POCl3। अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं तो एंगल में फर्क क्या रहेगा, देखो जरा। यहाँ पे एंगल हमने कितना मान लिया, अल्फा मान लिया, और यहाँ पे एंगल हमने कितना मान लिया, बीटा मान लिया। अब मैं पूछूं अल्फा ज्यादा है या बीटा ज्यादा है, तो यहाँ पे देखो क्या करना है कि यहाँ पे हमारा जो लग रहा होगा वो क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। समझ में आ रही बात? मैंने पहले वीडियो लेक्चर में ही बोला था कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहती है तो यहाँ पे रिपल्शन क्या रहता है, ज्यादा रहेगा। जब रिपल्शन ज्यादा रहेगा तो ये वाला जो क्लोरीन क्लोरीन एक दूसरे के पास आएंगे तो यहाँ पे एंगल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन जो डबल बॉन्ड रहता है, डबल बॉन्ड और लोन पेयर के केस में अगर मैं बोलूं तो डबल बॉन्ड कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है एज कंपेयर टू लोन पेयर। ये बात ध्यान रखना, डबल बॉन्ड जो है वो लोन पेयर के कंपैरिजन में कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो अब जब ये कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो यहाँ पे रिपल्शन जो होगा, यहाँ पे जो रिपल्शन होगा थोड़ा कम होगा, और यहाँ पे जो रिपल्शन होगा कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन यहाँ पे रिपल्शन क्या होगा, हाई। तो जब यहाँ से रिपल्शन ज्यादा होगा तो ये क्लोरीन क्लोरीन एक दूसरे के पास आएंगे, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन हल्के से क्या होंगे, दूर होंगे, क्योंकि रिपल्शन इधर से रिपल्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे बीटा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अल्फा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच का जो रिपल्शन है वो कम होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये बात क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यही अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाए कोई, अगर जब हम ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं तो एस ट्रिपल बॉन्ड है, एक क्लोरीन, ये हमारा दूसरा क्लोरीन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा क्लोरीन हो गया, ठीक है। तो हमने इस तरीके से मतलब एक हाइपोथेटिकली एक बना दिया यहाँ पे कंपाउंड। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड है और ये क्या है, सिंगल बॉन्ड। देखो ट्रिपल बॉन्ड जो है यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 3, और सल्फर के भी पास कितने हैं, 3। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा तो यहाँ पे रिपल्शन भी क्या होगा, हाई होगा। यहाँ पे रिपल्शन भी क्या होने वाला है, हाई होने वाला है। जब रिपल्शन हाई होने वाला है तो मान लो हमने इस एंगल कितना मान लिया, डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू सबसे कम होने वाली है, सबसे कम वैल्यू किसकी होने वाली है, डेल्टा की होने वाली है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो ट्रिपल बॉन्ड के केस में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद रिपल्शन किस में होता है, लोन पेयर, और लोन पेयर के बाद जो रिपल्शन हमारे किस में होता है, डबल बॉन्ड में होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बॉन्ड एंगल का जो क्वेश्चन है वो ये भी बन सकता है कि अगर हमें कुछ अलग अलग कंपाउंड्स दे दिए, उनमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, जो लोन पेयर लगा हुआ है, तो वहां पे रिपल्शन के केस में हम ध्यान रखना। तो ट्रिपल बॉन्ड के केस में रिपल्शन सबसे ज्यादा, उसके बाद लोन पेयर में रिपल्शन होता है, उसके बाद फिर हमारा रिपल्शन किस में रहता है, डबल बॉन्ड में रहता है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन किस में बनेंगे, हमारे बॉन्ड एंगल में।
तो अब यहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन का जो टॉपिक है वो हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इस लेक्चर में वेस्पर थ्योरी के भी क्लियर किए हुए हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वेस्पर थ्योरी के भी हमने क्या किया, डिस्कस किए। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसके लिए चैनल चेक करते रहिए, और जो नेक्स्ट वीडियो आई थिंक वो हम बैक बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग पे बनाएंगे। वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम उस पर देखेंगे कि हम किस तरीके से वहाँ पे टेकल चीज़ों को करेंगे। थैंक यू।